नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली जितनी भी वीडियो हमने डाली है वो भली भांति आपके समझ में आई होगी। पिछली वीडियो में हमने एक तो पढ़ा था जैसे स्थापत्य कला है, स्थापत्य कला का परिचय के साथ साथ अगर हम बात करें तो दो दुर्ग भी हमने कंप्लीट किए थे, एक तो चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के साथ एक जैसलमेरगढ़। जैसलमेर में आपसे हमारी बात हुई थी कि जैसलमेर दुर्ग जो है वो धानव श्रेणी यानी धानवन्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। और धानवन्य श्रेणी की हम अगर बात करेंगे तो धानवन्य श्रेणी जो है वो धानवन्य श्रेणी का मतलब होता है वह दुर्ग जो चारों ओर मरुस्थल भूमि से घिरा हुआ होता है। अब अगर मैं बात करूँ तो एक दुर्ग है जो कि चित्तौड़ का छोटा भाई कहलाता है। और छोटा भाई जो है वो छोटा भाई रणथंभौर दुर्ग, और रणथंभौर दुर्ग कहाँ पर स्थित है मेरे दोस्तों? सवाई माधोपुर में। सबसे पहले तो आप ध्यान रखना, जब हम जयपुर से ट्रेवल करते हैं बाय ट्रेन और कहाँ के लिए जाते हैं सीधा, आप अगर इसको देखोगे तो भरतपुर, मथुरा वाले रूट पर देखो, जयपुर से सवाई माधोपुर होते हुए माधोपुर, तो यहां पर ये मध्य में दुर्ग पड़ता है सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में एक अभ्यारण्य भी है और जिसका नाम है रणथंभौर अभ्यारण्य। रणथंभौर अभ्यारण्य, इसे बाघों की नगरी भी कहा जाता है, बाघों की नगरी भी कहा जाता है। यदि हम इस दुर्ग की बात करेंगे दोस्तों तो इस दुर्ग का आपको भली भांति रूप से ध्यान रखना है कि ये जो दुर्ग है ये दुर्ग एक पहाड़ी है और पहाड़ी का नाम है क्या? रण। और दूसरी एक और पहाड़ी है जिसका नाम है थम्मन, और इसके मध्य में एक और पहाड़ी है बड़ी सी। इस पहाड़ी पर स्थित है मेरे दोस्तों कौन सा दुर्ग? रणथंभौर। ध्यान रहे मित्रों, ये जो रण और थम्मन दो पहाड़ी हैं, ये जो रण और थम्मन दो पहाड़ी हैं, इन पहाड़ियों के मध्य एक पहाड़ी स्थित है और ये सारी पहाड़ियां अरावली की पहाड़ियां कहलाती है। और यहीं पर एक दुर्ग स्थित है और उस दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसको ही कहते हैं दुर्गाधिराज। दुर्गाधिराज यानी इसका शाब्दिक अर्थ होगा दुर्गों का राजा। दूसरा अगर हम बात करें, इसी को ही कहा जाता है क्या? एरण दुर्ग। इसी को ही कहा जाता है चित्तौड़ का छोटा भाई। चित्तौड़ का छोटा भाई। तो इस प्रकार से मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो रणथंभौर दुर्ग एक तरीके से चित्तौड़ का छोटा भाई कहा जाता है, क्योंकि यहां पर काफी सारे ऐसे तथ्य मिलते हैं जिन तथ्यों से हमें पता चलता है, जैसे कि रणथंभौर पर राणा सांगा का शासन रहा था। दूसरा, इस दुर्ग की जब हम बात करेंगे तो इस दुर्ग में एक साका भी हुआ था जो कि 1301 में हुआ था, राजस्थान का प्रथम साका माना जाता है। और इस दुर्ग पर भी आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और उधर चित्तौड़गढ़ पर भी आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सिर्फ और सिर्फ अंतर इतना था कि यहां पर 1301 में किया था और वहां पर 1303 में किया था मेरे दोस्तों। इस दुर्ग का जो मार्ग है वो मार्ग दुर्गम है, कठिन है, यानी कटीली झाड़ियां, कंकर पत्थर आदि से निर्मित है। और जब हम बात करें कि वह दुर्ग जिसका मार्ग जो है दुर्गम है, कटीली झाड़ियों और कंकर पत्थरों से निर्मित है, तो ध्यान रखना वह दुर्ग किस श्रेणी में आता है? एरण श्रेणी में। ये हमारा कुछ बेसिक है। इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, इसको पूरा पढ़ते हैं अपन। देखिए,
अब बात करते हैं हम प्रॉपर चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ देखो, सबसे पहले रण एवं थम्मन फाड़ी के मध्य स्थित होने के कारण इसे रणथंबोर कहा गया। पहली बात ध्यान रखना कि रण और थम्मन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण इसे रण और थम्मन कहा गया। दूसरा दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक जहांगीर हुआ था, जहांगीर, और जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी थी, जहांगीरनामा। इस जहांगीरनामा के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण 994 ईस्वी में रणथंमन देव ने करवाया। इसलिए इसे रणथंबोर कहा गया। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, इस दुर्ग का जो निर्माण है वो 994 ईस्वी में रणथंबन देव ने करवाया, और रणथंबन देव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बात किस में मिलती है? जहांगीरनामा। और जहांगीरनामा की जब हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि इस दुर्ग का निर्माण रणथंबन देव ने करवाया, और रणथंबन देव के द्वारा ही इसको नाम दिया गया, क्या? रणथंबोर दुर्ग। दूसरा आपको जो किंवदंतियां मिलती है, जो सीधी सीधी इतिहासकारों ने बात बताई है, वो कहा है कि रण और थम्मन दो पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों के मध्य स्थित होने के कारण भी इसे क्या कहा गया है? रणथंबोर। इसके बाद प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यह है ऐरण गिरी एवं वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। देखो, ऐरण की जब मैं बात करूंगा तो ऐरण मैंने अभी अभी बताया था जस्ट इसी में ही कि वह दुर्ग जिसका मार्ग कठिन हो, दुर्गम हो। गिरी की बात करें तो वह दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित हो, तो पहाड़ी पर स्थित है। और वन दुर्ग की बात करें तो वन दुर्ग के कारण इस दुर्ग को अबुल फजल ने एक टिप्पणी दी थी कि अन्य सभी दुर्ग जो हैं वो बख्तरबंद है, यह दुर्ग अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है। यह कथन दिया था किसने? अबुल फजल ने। तो ध्यान रखना दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का छोटा भाई और इसे ही दुर्गादिराज कहा जाता है। दूसरा ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस दुर्ग में है क्या? यह हमारा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़। और इसकी हम अगर बात करें तो इसमें है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको मिलेगा इसमें जोरा बोरा का
महल। इसी में ही मिलेगा आपको जोगी महल। यह क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जोगी महल किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो जोगी महल है वो जोगी महल किस दुर्ग के अंतर्गत स्थित है, रणथंभौर के। यहीं पर आपको मिलेगा अधूरा स्वप्न छत्री, अधूरा स्वप्न छत्री। यहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों संत सदरुद्दीन की दरगाह। यहीं पर आपको मिलता है 32 खंभों की छतरी। इसी में ही आपको मिलेगा मेरे दोस्तों पद्मला तालाब। यहीं पर आपको मिलेगी हम्बीर देव की कचहरी, हम्बीर देव की कचहरी। यहीं पर आपको मिलेगा दोस्तों एक और मंदिर, और उस मंदिर का नाम क्या है, यहां पर ध्यान रखना, मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर। जब भी कोई शादी ब्याह होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो पहला न्योता गणेश जी को जाता है। तो दूर दूर से लोग यहाँ पर जो स्थित दुर्ग, इस दुर्ग में स्थित जो गणेश मंदिर है, उस गणेश मंदिर पर न्योता भेजते हैं। तो ध्यान रखना, इस दुर्ग में है जोरा बोरा का महल, जोगी महल, साथ में अधूरा स्वप्न छतरी। ध्यान रखना, इस अधूरे स्वप्न छतरी की जब हम बात करेंगे तो अधूरे स्वप्न छतरी में आपको ध्यान रखना है कि एक राजा हुए थे महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा जो हुए थे, उस राणा सांगा की एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था हाडी रानी कर्मावती। और हाडी रानी कर्मावती जो थी, उस हाडी रानी कर्मावती ने यहां पर अपने राजा के लिए एक छतरी के निर्माण की सोची और उन्होंने उस निर्माण को प्रारंभ भी करवाया। परंतु दोस्तों, ये जो अधूरा स्वप्न छतरी है, ये छतरी का जब निर्माण करवाया गया था तो ये छतरी आदि तो बनी, लेकिन आदि बनने के बाद ध्यान रखना एक युद्ध हुआ था 1527 में, और उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। इस युद्ध के एक साल उपरांत, एक साल बाद जो राणा संग्राम सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद ये जो छतरी है ये अधूरी रह जाती है। इसका अधूरा ही निर्माण होता है, अधूरे निर्माण पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तब इसकी जो रानी है, उस रानी इस छतरी को अधूरा ही छुड़वा देती है, उसको पूरा नहीं करवाती है। इसीलिए इस छतरी का नाम क्या मिलता है, अधूरा स्वप्न छतरी। एक आपको दिख रहा है कि 32 खंभों की छतरी। तो इस 32 खंभों की छतरी के संदर्भ में आप कुछ लिख लेना, और लिखना क्या है दोस्तों, आपको देखिए इसके संदर्भ में लिखना कि हम्बीर देव के पिता जैत्र सिंह के 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में ध्यान रखना, हम्बीर देव के पिता थे और पिता का नाम क्या था, जैत्र सिंह। और जैत्र सिंह का जो 32 वर्ष का शासन था, उस 32 वर्ष के शासन के उपलक्ष्य में इस 32 खंभों की छतरी का क्या करवाया गया था दोस्तों, निर्माण करवाया गया था। ध्यान रखना, इसके बाद हम्बीर देव की कचहरी। तो हम्बीर देव की जो कचहरी है, ये हम्बीर देव की कचहरी का निर्माण इसलिए करवाया गया क्योंकि हम्बीर देव जो है वो यहाँ पर अपने सामंतों की बात करें तो समीपवर्ती जो राज्य स्थान है, उन स्थानों के जो प्रधान होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनको कहते हैं सामंत। यानी समीपवर्ती क्षेत्रों के प्रधानों को सामंत कहा जाता है। उनकी यहाँ पर बैठक लेता था। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, संत सदरुद्दीन की यहाँ पर दरगाह है, और पद्मला तालाब स्थित है। जल्दी से दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए विद्यार्थियों, चलो
देखो 3 सन याद रखना है। एक तो रखना है 1292 ईस्वी। इस 1292 ईस्वी की बात जब मैं करूं तो खिलजी वंश के संस्थापक, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अनेकों आक्रमण किए, परंतु असफल रहा। देखो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, और मैं आपको बता दूं कि खिलजी वंश जो है उसका समय काल जो था वो समय काल आपको मिलेगा 1290 से 1320 ईस्वी तक। और 1290 से 1320 ईस्वी के मध्य यहां पर 1292 में सर्वप्रथम जो जलालुद्दीन खिलजी है उसने रणथंभौर पर आक्रमण किया और अनेकों आक्रमण किए, लेकिन क्या हुआ, वो असफल रहा। और आपने कहानी सुनी होगी अंगूर और लोमड़ी की, कि लोमड़ी अंगूर के लिए उछलती है, फिर उछलती है, बार बार उछलती है, लेकिन वो अंगूर हाथ नहीं आते, उनके हाथ नहीं लगते, पहुंचते नहीं है उनके तक, इसलिए बाद में चाहे वो अंगूर मीठे हैं लेकिन लोमड़ी क्या कहकर जाती है कि अंगूर खट्टे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इसी कारण अपनी आन बान शान बचाने के लिए इन्होंने एक टिप्पणी की थी। टिप्पणी किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने। और क्या लिखा था, क्या बताया था कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यानी ध्यान रखना, इन्होंने एक टिप्पणी दे दी सीधी सीधी कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। इन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए 1292 में, बार बार किए, लेकिन वो नहीं जीत पाए। और नहीं जीतने के बाद ये सीधे सीधे टिप्पणी ठोक गए इसके ऊपर कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमानों की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। दोस्तों इसके बाद यहीं पर एक और आपको सन याद रखनी है, 1298 ईस्वी। और इसका ही जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी, कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने भी 3 बार असफल आक्रमण किए। यानी मैं कह सकता हूं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस अलाउद्दीन खिलजी ने भी 3 बार असफल आक्रमण किए 1298 के बाद, लेकिन तीनों बार वो क्या हो गया, निष्फल हो गया, वो इसको सफल नहीं बना सका। तब साका होता है यहां पर, और कहते हैं वो राजस्थान का प्रथम साका कहलाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मुन्नाओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, यहां का जो साका है, साके की अगर बात करें, साका, वो साका कब हुआ था? वो 1301 ईस्वी में।
तो पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि यह राजस्थान का प्रथम शाखा था। दूसरा, एकमात्र राजस्थान का शाखा जिसमें जल जौहर हुआ। दो बातें ध्यान रखनी है, पहली बात तो राजस्थान का प्रथम शाखा और दूसरी बात एकमात्र राजस्थान का शाखा जिसमें क्या हुआ था दोस्तों, जल जौहर हुआ था। अब देखो इस शाखे के दौरान आक्रमणकारी कौन था, आक्रमण किया किसने था, आक्रमणकारी, और आक्रमणकारी यहां पर आपको मिलेगा अलाउद्दीन। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर क्या किया था, आक्रमण किया। और यहां पर शासन कौन था, शासक आपको ध्यान रखना है कौन था दोस्तों, यहां पर शासक था हम्मीरदेव चौहान। दूसरा आपको ध्यान रखना है, यहां पर केसरिया भी किसने किया था, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ था, हम्मीरदेव के चौहान के नेतृत्व में। और इसके बाद अगर बात करें तो यहां पर जौहर किसने किया था, जौहर रानी रंगादेवी और देवल देव, ये पुत्री थी इनकी, ठीक है ना। हम्मीरदेव चौहान जो कि यहां पर शासक थे, और शासक के साथ साथ मेरे मित्रों इसने क्या किया था, यहां पर केसरिया किया था। और केसरिया हम्मीरदेव चौहान के नेतृत्व में हुआ था, जबकि यहां पर जो जल जौहर हुआ था वो जल जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, वो रानी रंगा देवी और उसकी पुत्री देवल देव। ऐसा कहा जाता है कि रानी जो रंगा देवी है, वो रंगा देवी को पता चला कि युद्ध होने वाला है 1301 के अंतर्गत, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कर दिया। उस वक्त इन्होंने दोस्तों क्या किया, इन्होंने जौहर करना स्वीकारा, लेकिन जो देवल देव थी इनकी पुत्री, उस पुत्री ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं अग्नि जौहर नहीं करूंगी, मैं अग्नि से डरती हूं। उस वक्त इनके पास एक ही उपाय बचा जल जौहर का, और कहते हैं कि इन्होंने पद्मला तालाब में, किसमें, पद्मला तालाब में जल जौहर किया। ये मैं यहां पर लिख देता हूं, इधर थोड़ा सा ध्यान रखना, पद्मला तालाब में जल जौहर किया। पद्मला तालाब में दोस्तों क्या कर दिया इन्होंने, जल जौहर कर दिया। ये चीज आपको याद रहेगी, जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के ने जब यहां पर आक्रमण किया तो 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, एक का नाम था क्या, पहले का नाम था नुसरत खां, जबकि दूसरे का नाम था उलूक खां। इधर ध्यान रखना, हम्मीरदेव चौहान के सेनापति
हम्बीर देव चौहान के सेनापति। और हम्बीर देव चौहान के जो सेनापति थे, पहला कौन था? एक तो था मेरे दोस्तों रणमल और एक था रतिपाल। अच्छा, रतिपाल और रणमल ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों हम्बीर देव के साथ धोखा किया और इन्हें हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया। जबकि इस युद्ध के दौरान नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां क्या हो गया? मारा गया। और उलूग खां जो था, इस उलूग खां को दोस्तों किलेदार बनाया गया। किलेदार। एक चीज और ध्यान रखना मुख्य रूप से दोस्तों, कि इस युद्ध के दौरान दो नए यंत्रों का उपयोग किया गया। दो नवीन यंत्रों का यहां पर क्या किया गया? प्रयोग किया गया। वो दो नवीन यंत्र कौन कौन से थे? एक का नाम था अर्रादा। एक का नाम क्या था? अर्रादा। और दूसरे का नाम क्या था? मगरनी। एक का नाम था दो नवीन शस्त्रों का प्रयोग, जिसमें पहला तो मिलता है अर्रादा और दूसरा मिलता है मगरनी। अर्रादा जो है पत्थर फेंकने का यंत्र। पत्थर, या फिर ऐसे लिख लेना, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर फेंकने का यंत्र। जबकि मगरनी जो है, इसे ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। समझ गए दोस्तों? देखो, अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन कौन थे? नुसरत खां और उलूग खां। और जिसमें नुसरत खां इस युद्ध के दौरान मारा गया और उलूग खां जो है वो किलेदार बना दिया। अच्छा, इन रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन के खिलजी के सेनापतियों ने एक प्रलोभन दिया, लोभ दिया, लालच दिया और कहा कि आप हमारे सुल्तान का साथ दीजिए, हम आपको यहां का किलेदार बनवा देंगे। लेकिन कहते हैं लालच बुरी बला है दोस्तों। और लालच की वजह से ही जब हम्बीर देव को अंत में पता चलता है, मरते समय वक्त पता चलता है, मरने से पूर्व, कि इन दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, तब ये क्या करवाते हैं? इनको हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाने का आदेश जारी कर जाते हैं और इनको मरवा देते हैं। इधर ध्यान रखना, दो नवीन शस्त्रों का प्रयोग। एक शस्त्र था अर्रादा और एक का नाम था मगरनी। अर्रादा और मगरनी जो है, एक अर्रादा जो है बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाओं को फेंकने वाला, आपने देखा होगा बाहुबली पिक्चर में। और दूसरा है मगरनी, ये ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते हैं। जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, उस वक्त महाराणा प्रताप अपनी पत्नी अजबदे का पिंडदान करने गए थे। तब अकबर ने पीछे से आक्रमण कर दिया था और उस आक्रमण को रोकने के लिए राणा पुंजा की सेना आई, जो एक भील थे, और उन्होंने राणा प्रताप के आने से पहले तक उनको रोके रखा। और उन्होंने इस मगरनी का प्रयोग किया, जिसमें एक बड़ा सा कपड़ा लेते हैं, उस कपड़े को ज्वलनशील पदार्थ में भिगोते हैं और भिगोने के बाद उसको छोड़ा जाता है और बाद में तीर से उसमें क्या लगाई जाती है? आग लगाई जाती है और आग से उन सैनिकों को क्षति पहुंचती है। उसको कहते हैं मगरनी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अब देखो दोस्तों,
देखो यहां पर एक व्यक्ति था अबुल फजल, इसने पहली टिप्पणी क्या की थी और दूसरी क्या की थी। देखो पहली टिप्पणी की थी कि अन्य सभी दुर्ग बख्तरबंद हैं, सॉरी अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है, बख्तरबंद दुर्ग है। देखो इसने इसलिए कहा क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन की पे उतरकर उस दुर्ग की तरफ देखते हैं वो दुर्ग हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? कारण क्या है उसका? कारण ये है दोस्तों कि उस दुर्ग को देखने पर उस दुर्ग के चारों ओर जो घना जंगल है, रणथंभौर अभ्यारण्य का जो जंगल है वो जंगल दिखाई देता है, ना कि दुर्ग दिखाई देता है। इसीलिए इसे कहते हैं वन दुर्ग। और ध्यान रखना दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद दुर्ग है, यानी इसने कपड़े पहन रखे हैं। जैसे जैसे हम पास जाते जाएंगे ये दुर्ग हमें दिखता रहेगा। दूसरी टिप्पणी जो दी थी वो दी थी जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीता, जीतने के बाद तुरंत इन्होंने एक टिप्पणी दी थी कि आज काफिरों का गढ़ इस्लामों का घर बन गया है, इस्लामों का घर बन गया है, या फिर इसको कह सकते हैं इस्लाम का घर बन गया है। देखो आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का क्या बन गया है? घर बन गया है। ये बात किसने कही थी? अबुल फजल ने कही थी। इसका मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो कौन से हैं? मुख्य प्रवेश द्वार की बात करेंगे। पहले एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा मैंने नीचे लिख दिया, इसको जल्दी से देखिए। मुख्य प्रवेश द्वार की अगर हम बात करें, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है दोस्तों? इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो है नौलखा पुल। इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां दी, यहां पर अलग अलग शासक हुए। देखो पहला शासक हुआ वो कौन सा हुआ? चौहान वंश के शासकों ने इसको क्या नाम दिया? दूसरा दोस्तों कछवा वंश के शासकों ने क्या नाम दिया? तीसरा दोस्तों मुस्लिम शासकों ने तो सबने अलग अलग नाम दिए। चौहान वंश के शासकों ने इसको कहा तोरण द्वार। कौन सा द्वार? तोरण द्वार। कछवा वंश के शासकों ने इसको क्या कहा था? त्रिपोलिया द्वार। और अंत में जो मुस्लिम शासक थे उन मुस्लिम शासकों ने इसे क्या कहा था दोस्तों? उन मुस्लिम शासकों ने इसे कहा था अंधेरी दरवाजा। ध्यान रखना, चौहान वंश के शासकों ने इसको तोरण द्वार कहा, कछवा वंश के शासकों ने इन्हें त्रिपोलिया द्वार कहा, जबकि मुस्लिम शासकों ने इन्हें क्या कहा? अंधेरी दरवाजा कहा। मित्रों तो ध्यान रखना, इस प्रकार से ये हमारा दुर्ग है चित्तौड़गढ़, ये कंप्लीट होता है। लेकिन इसके जस्ट बाद ही मैं आपको एक बार वापस से समझाना चाहूंगा कि देखो यहां पर अभी अपन ने बात की थी वापस साके की। साका, और साका में दो चीजें होती हैं, एक तो केसरिया और दूसरा जौहर। तीसरा अगर बात करें तो एक होता है सती प्रथा, जिसको अलग ही रखते हैं अपन, सती प्रथा।
ये पहले भी मैंने बताया था आपको। केसरिया मतलब दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया, बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता और अंदर का व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता। उस स्थिति में राजाओं की जो रसद सामग्री है, जो खजाना है, वो खत्म होता चला जाता है और उनकी परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती। तब उनके सामने एक स्थिति बनती है कि या तो मरना है या मारना है। तब ये केसरिया के लिए निकल जाते हैं, राजसी वस्त्रों को त्याग देते हैं और केसरिया बना पहनकर ये क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। जौहर रानियां जो हैं वो रानियां 16 श्रृंगार करती है और आभूषण पहनती है। फिर जौहर कुंड की क्या करती है, पूजा, और पूजा करने के बाद अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ये उसमें अपना क्या करती है, आत्मदाह करती है। जबकि इनको नहीं पता कि हमारा राजा मर चुका है या जीवित है, यानी कि पति के जीवित होने से पहले ही ये क्या हो जाती है, मर जाती है। जबकि सती प्रथा जो है, इस सती प्रथा का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सती प्रथा में पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर बैठ जाती है और क्या हो जाती है, सती हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, ये हमारा हुआ रणथंभौर दुर्ग। मैंने आपको साके के बारे में भी समझा दिया कि साका है क्या। साके में जब तक केसरिया और जौहर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसे साका नहीं मान सकते मित्रों। तो उम्मीद करता हूं आपको भली भांति समझ में आया होगा यह दुर्ग। अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में अगला दुर्ग। देखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।